नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी असल जिंदगी की वीर गाथा के बात करने वाले हैं जिसने उस दौर के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो आइए बिला देर किए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और ऐतिहासिक स्रोतों से सीधे उन तथ्यों को सामने लाते हैं जो इस वीरांगना की असाधारण यात्रा को बयां करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें तो हम सबने सुनी हैं, है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान की ये मशहूर कविता कहानी की शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है। जरा सोचिए, ये बात आज भी कितनी अकल्पनीय लगती है कि महज 19 साल की एक युवती ने दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर हुकूमत को सीधे चुनौती दे दी थी। भाग 1, द वॉरियर चाइल्ड मनु। इस महान योद्धा को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके उस थोड़े अलग या कहें असामान्य बचपन को समझना होगा। उनका बचपन किसी आम लड़की जैसा बिल्कुल नहीं था। 1835 में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मन्नू कहते थे, उन्होंने महज 4 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। उनका बचपन बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में बीता। और पता है उनके बचपन के दोस्त कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे। यही वो माहौल था जहां उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की और उनके भीतर एक गजब के युद्ध कौशल की नींव पड़ी। भाग 2, त्रासदी और क्रूर नीति। यहां से कहानी एक बहुत ही ट्रैजिक और ड्रामेटिक मोड़ लेती है, जहां एक चुलबुली लड़की की जिंदगी दुखों से घिर जाती है। ये घटनाक्रम देखिए कि कैसे उनकी दुनिया पल भर में बदल गई। 14 साल की उम्र में विवाह, फिर एक बेटे का जन्म जो सिर्फ 4 महीने ही जी सका, और इस गहरे सदमे से वो उभर भी नहीं पाई थीं कि 1853 में उनके पति का भी निधन हो गया। महज 18-19 साल की उम्र में वो एक रानी से एक शोक संतप्त विधवा बन चुकी थी। और ठीक इसी कमजोर पल में अंग्रेजों ने अपना सबसे क्रूर दांव चला। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति कहा जाता था। इसके तहत अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। चूंकि राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं था और उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था, अंग्रेजों ने इसी कानून का फायदा उठाकर झांसी पर कब्जा करने का फरमान सुना दिया। अंग्रेजों ने रानी को झांसी छोड़ने का आदेश दिया और बदले में मात्र 60,000 रुपए की सालाना पेंशन का ऑफर रखा। लेकिन रानी का जवाब क्या था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सब कुछ छिन जाने के बाद भी ये 3 शब्द उनके प्रतिरोध का नारा बन गए और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। अंग्रेजों के सामने सरेंडर करने के बजाय उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल डाला। उनका रूटीन कितना कड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सुबह 3 बजे उठकर ध्यान करती थीं, फिर 8 बजे से दरबार और सेना की तैयारियां देखती थीं, दोपहर में दान पुण्य और शाम को इतिहास और युद्ध रणनीति की किताबें पढ़ती थीं। वो आने वाले उस महासंग्राम के लिए खुद को बहुत बारीकी से तैयार कर रही थीं। शुरुआत में उन्होंने हर मुमकिन कानूनी रास्ता भी आजमाया। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लैंग को भी इसके लिए हायर किया। जॉन लैंग जब झांसी पहुंचे तो रानी ने उनका स्वागत बर्फ पर रखी विदेशी शराब से किया, जो उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। लेकिन जॉन लैंग को उन्हें साफ साफ बताना पड़ा कि यह कानूनी लड़ाई एकदम बेमानी है, क्योंकि अंग्रेज कभी भी झांसी वापस नहीं करेंगे। भाग 3, 1857 की चिंगारी। जब झांसी में रानी खुद को और अपनी सेना को मजबूत कर रही थी, ठीक उसी समय पूरे देश में एक बड़ी बगावत सुलग रही थी। किसानों पर टैक्स का भारी बोझ तो था ही, लेकिन इस विद्रोह का सबसे बड़ा ट्रिगर बनी नई एनफील्ड राइफल। इन राइफल्स की कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता था और ये खबर आग की तरह फैल गई कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक अपमान था। इसी के चलते मंगल पांडे को फांसी दी गई और यहां से आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा। ये बगावत बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैली। 10 मई को मेरठ से जो चिंगारी उठी वो बहुत तेजी से दिल्ली पहुंची। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया, कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाल लिया और अंततः ये बगावत झांसी के दरवाजे तक भी पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। दोनों तरफ से हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी। ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए एक बहुत ही क्रूर नीति अपनाई। नो वकील, नो दलील। लोगों को बिना किसी सुनवाई के फांसी दी जाने लगी और कईयों को तो तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक क्रूरतम बदला था। भाग 4, झांसी की घेराबंदी। जैसे जैसे इस पूरे विद्रोह का केंद्र बदला,
ये भयानक संघर्ष सीधे रानी लक्ष्मीबाई की चौखट तक आ पहुंचा। जरा इन दोनों सेनाओं की ताकत का अंतर समझिए, तब आपको उनकी बहादुरी का असली अंदाजा होगा। ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे खतरनाक कमांडर जनरल ह्यूग रोज को एक विशाल, अत्याधुनिक हथियारों और तोपों से लैस सेना के साथ भेजा था, और दूसरी तरफ रानी के पास अपनी झांसी बचाने के लिए सिर्फ 1000 सैनिक बचे थे। मार्च 1858 आते आते आसमान में तोपों की गूंज छा गई। रानी और उनके सैनिकों ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। तात्या टोपे एक बड़ी सेना लेकर मदद के लिए आ रहे थे, लेकिन ह्यूग रोज ने उन्हें रास्ते में ही रोककर हरा दिया, और आछे में ब्रिटिश तोपों ने झांसी की उन मजबूत दीवारों को भेद ही दिया। दीवारें टूट चुकी थीं, ब्रिटिश सैनिक शहर में घुस गए और हजारों निर्दोष लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया। ऐसे में युद्ध को आगे जारी रखने के लिए रानी ने आधी रात के अंधेरे में एक बेहद साहसिक कदम उठाया। अपने दत्तक पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले की प्राचीर से कूद पड़ी। ये किसी सिनेमा के सीन से कम नहीं था। भाग 5, द फाइनल स्टैंड। उनकी इस ऐतिहासिक गाथा का आखिरी चैप्टर उनकी प्यारी झांसी की दीवारों से काफी दूर जाकर लिखा गया। हार मानना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। वो सीधा कालपी पहुंची। वहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर फिर से सेना इकट्ठी की और ग्वालियर के बेहद मजबूत किले पर हमला बोल दिया। उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया, जो इस आखिरी लड़ाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुरक्षित ठिकाना था। फिर आया 17 जून 1858 का वो दिन। जनरल ह्यू रोज ने एक अचानक और गुप्त दांव चलाया। उसने ऊंटों की एक पूरी टुकड़ी युद्ध में उतार दी। रानी ने बिना डरे घोड़े की लगाम अपने दांतों में दबा ली और दोनों हाथों में तलवारें लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ीं। वो पूरे जज्बे के साथ तब तक लड़ती रहीं जब तक कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आ गईं। बुरी तरह से घायल अवस्था में वो पास के एक मंदिर में पहुंची। उस भारी दर्द के बीच भी उनके आखिरी शब्द सिर्फ यही थे कि उनके बेटे की रक्षा की जाए। उन्हें यह भी डर था कि अंग्रेज उनके शरीर को हाथ लगाएंगे, इसलिए उनके वफादार सैनिकों ने तुरंत पास के जंगल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। भले ही वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनके इस बलिदान ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस विद्रोह का इतना बड़ा असर हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उनकी बहादुरी का लोहा तो उनके सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यूग रोज को भी मानना पड़ा। उसने खुद ये बात स्वीकार की कि उन सभी विद्रोहियों के बीच केवल एक ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में वीर था, और वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। मात्र 23 साल की उम्र में दुनिया से विदा लेने वाली इस वीरांगना की लेगेसी हमें क्या सिखाती है? उन्होंने हमें प्रतिरोध की एक ऐसी विरासत दी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी हालात असंभव लगेंगे, इतिहास की इस दूरदर्शी महारानी की कहानी हमेशा हमें अदम्य साहस की राह दिखाती रहेगी। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।